आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल। ये नाटक गोगोल के मूल नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल, इस नाटक का पहला भाग। मिश्का जी हुजूर। सब लोग आ गए या नहीं? जी जज साहब और स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब तो तशरीफ ले आए, लेकिन आरती फिलपौतिक जामलिनी का साहब इतने लंबे चौड़े नाम की जगह हेल्थ ऑफिसर कहते हुए तुझे शर्म आती है? जी हाँ, बस वही नहीं है। आएंगे कैसे? वो तो अस्पताल के एक कोने में बैठे तंबाकू का धुआं उड़ा रहे होंगे। उन्हें इस बात की क्या फिक्र कि यहाँ बैठे बैठाए मुझे मौत का परवाना मिल गया है। शहर का मेयर होना भी क्या मुसीबत है। अबे तू खड़ा खड़ा मुझे अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा रहा है? भाग यहाँ से, चल चल। जय और सुन, जैसे ही वो हेल्थ ऑफिसर अंदर कदम रखे ना, मुझे इत्तला मिलनी चाहिए, समझा? जी अच्छा। अच्छा तू रहने दे, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। हाँ जी बहुत अच्छा। मौसम कितना प्यारा हो रहा है। अरे आप आ गए मिस्टर जेमलियानी का। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए। माफी चाहता हूँ मेयर साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। दरअसल मैं ठीक है। मेरा ख्याल है अब मुझे असली बात शुरू कर देनी चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ दी गई है। जी। साहिबान, आज सुबह एक बुरी खबर मिली है। जी? मुझे मालूम हुआ कि पीटर्सबर्ग से एक इंस्पेक्टर जनरल हमारे शहर का मुआयना करने आ रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल पीटर्सबर्ग से? जी हाँ, सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल साहब को सीक्रेट ऑर्डर्स दे रखे हैं। वो इस शहर में भेस बदल कर रहेंगे। भेस बदल कर? यकीन मानिए साहिबान, मुझे तो जैसे पहले से ही इंस्पेक्टर जनरल के आने का अंदेशा हो गया था। ठहरिए, मैं आप लोगों को अपने दोस्त की चिट्ठी सुनाता हूँ, जिसके जरिए मुझे ये खतरनाक खबर मिली है। लिखा है, प्रिय एंटोनोविच, ईश्वर तुम्हारी सेहत बराबर बनाए रखे, वगैरह। हाँ, सुनिए। दोस्त, एक जरूरी खबर यह है कि एक इंस्पेक्टर जनरल भेस बदलकर पूरे प्रांत का दौरा लगा रहे हैं, जिसमें वो हमारे शहर का खास तौर से मुआयना करें। मुआयना खास तौर से? जी हाँ, मुझे ये सूचना एक बहुत ही खास आदमी से मिली है, लेकिन जो अपने को बहुत ही मामूली आदमी कहने का ढोंग करता है। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्त, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तुम जरा ज्यादा ही अपनी मुट्ठी गर्म करने की फिराक मेरा दोस्त भी देखो ना। कोई बात नहीं, आप लोग कोई गैर थोड़े हैं। हाँ, तो साहिबान आगे लिखता है, ध्यान रखना एंटोनोविच, इंस्पेक्टर किसी भी दिन पहुंच सकता है, और क्या मालूम पहुंच ही गया हो और खुफिया तौर पर वहां रह रहा हो। परसों मैं अपनी चचेरी बहन अन्ना किरिलोवना के यहाँ गया था। मेरा जीजा तो एकदम भैंस जैसा भारी हो गया है, और बाकी सब हमारी घरेलू बातें लिखी हुई हैं। लेकिन मियां साहब, ये तो एकदम नामुमकिन लगता है। भला यूं चोरी से हमारे शहर में आना? क्यों साहब, हमारे शहर में इंस्पेक्टर भेजने का मतलब? हम तो राजधानी से पहले ही इतनी दूर पड़े हुए हैं, बेबात ही हमें छेड़ने में फायदा। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब जी, आज तक दूसरे शहरों का मुआयना होता रहा जी, और हम चैन की बंसी बजाते रहे जी हाँ। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। आज हमारा भी नंबर आ गया। मेयर साहब जी, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इस मुआयने के पीछे जरूर कोई गहरी राजनीतिक वजह है। जी, हमारी सरकार जल्द ही लड़ाई की घोषणा करने वाली है। सरकार ने चुपचाप इस आदमी को भेजा होगा कि देखना इधर उधर बगावत तो नहीं हो रही है। वे, क्या बात कही है। इस पर आप अपने आप को बहुत ही अक्लमंद और विद्वान कहते हैं। इस छोटे से गांव जैसे शहर में बगावत? ये क्या देश की सरहद है जनाब? यहाँ से 3 दिन तक घोड़ा दौड़ाते हुए भी आप सरहद तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप सुन रहे हैं तो अपना काम देखना है, अपना। इस शहर के मेयर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इसके लिए मैंने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। आप लोगों को भी मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ। जरूर। जरा ध्यान दीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब। मैं आप सबसे ये बात कह रहा हूँ। पहले आप ही सुन लीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब जी। इंस्पेक्टर जनरल आपका अस्पताल जरूर देखेंगे। जल्दी से कुछ चादरें ले आइए और मरीजों को सफेद धुली वर्दियां पहना दीजिए। ये ध्यान रहे कि उनके शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे, समझे आप? जी। चाहे तो वो भी ढका हुआ हो। हाँ, सिर पर टोपी पहना दीजिए। ये तो बहुत मामूली बात है मेयर साहब, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूँ। और मरीजों से कहिए तंबाकू पीना बंद करें।
अस्पताल के कमरे अच्छी खासी फैक्ट्री की चिमनी दिखाई देते हैं। सुनिए, मरीजों को पहचानने के लिए उनके बिस्तरों पर तख्तियां लटका देना जिनमें झूठ मूठ मरीज का नंबर, बेड नंबर और बीमारी का नाम लिखा होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रहे कि ये तख्तियां लैटिन, ग्रीक या किसी और भाषा में लिखी जाए ताकि इंस्पेक्टर के पल्ले कुछ ना पड़े, समझे आप? और हाँ, कुछ मरीजों को जबरदस्ती छुट्टी भी दे दीजिए। अफसर इतनी भीड़ देखेगा तो समझेगा यहाँ के डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है। जी जनाब, मैंने और डॉक्टर हिब्बर ने तो शुरू से ही अस्पताल को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ही उत्तम मानते हैं। बेकार कीमती दवाओं पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा। देखिए, और हमारे मरीज, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में जगह दे, बहुत ही भले नागरिक हैं। जिन बेचारों को अच्छा होना होता है अपने आप अच्छे हो जाते हैं, और जिन्हें मरना होता है चुपचाप मर जाते हैं। अब आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं जज ल्यापकिन। जी, आप इस शहर के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज हैं। जी हाँ। लेकिन आपकी अदालत और जेल से तो चिड़ियाघर अच्छा है। जी, हर कमरे में चपरासियों की पाली हुई मुर्गियां और बत्तखें आजादी के साथ घूमती रहती हैं और आने जाने वाले वकीलों और मुवक्किलों के पैरों से चिपटकर जबरदस्ती प्यार करती रहती है। मैं मानता हूं मुर्गी पालन बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ईश्वर के लिए इस नेक काम से अदालत को तो बख्शिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब, मैं सारी मुर्गियों बत्तखों को आज ही हलाल कर देता हूँ। आप भी आइएगा ना आज शाम के खाने पर। जेल तो परले सिरे का कूड़ा घर ही नजर आता है। कहीं जंगली जानवरों की खाल सूख रही है तो कहीं आपकी बंदूक शोभायमान हो रही है। खुशी की बात है कि आपको शिकार का इतना शौक है, लेकिन जब तक इंस्पेक्टर मुआयना नहीं करता आप ये गोदाम किसी और जगह बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। बाद में चाहे फिर उन चीजों को यहाँ ले आइएगा, समझे आप? अच्छा, और आपका जो वो बूढ़ा मुंशी है ना जी, माना कि उसे सारा कानून पहाड़े की तरह रटा हुआ है, लेकिन उसके पूरे शरीर से शराब की ऐसी भयंकर बू आती है कि बाप रे, मैं तो एक मिनट भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता। मजे की बात यह है मेयर साहब कि ये मेरा मुंशी शराब छूता तक नहीं। बात यह है, हुआ ये कि बचपन में अगर उसके बदन से कुदरती तौर पर ऐसी बू आती है तो मामला और भी टेढ़ा है। उससे कहिए प्याज, लहसुन या ऐसी किसी तेज बू वाली चीज का सेवन करे जो शराब की बू को मार दे, या फिर फौरन डॉक्टर के पास भागे। और हाँ, वो जज साहब, जरा आप भी अपने को अच्छी तरह टटोल लीजिए। मेयर साहब, मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ। देखिए ना, रिश्वत भी लेता हूँ तो न लेने जैसी। शिकारी कुत्तों के पिल्ले, भला ये भी कोई रिश्वत है? मिस्टर ल्यापकिन, रिश्वत रिश्वत होती है, चाहे वो शिकारी कुत्तों के पिल्लों के रूप में हो या किसी और रूप में। वाह साहब वाह, ये कैसे हो सकता है? रिश्वत तो वो होती है जनाब कि जब एक आदमी 500 रूबल का फरकोट या अपनी बीवी के लिए कीमती शाल लेता है। बस इन बेकार के तर्कों से तुम अपने को नहीं बचा सकते मिस्टर ल्यापकिन। हाँ, स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब जी, अपने स्कूल के बारे में दो एक बातें सुन लीजिए जी। मैं जानता हूँ आपके अध्यापक बहुत होशियार और विद्वान हैं, लेकिन उनकी चाल ढाल, उनका व्यवहार दुनिया से निराला है। हो सकता है कि पढ़ाने का ये नया तरीका निकला हो। उदाहरण के लिए आपका एक टीचर तो हमेशा अजीबो गरीब तरीके से मुंह बनाता रहता है, इंस्पेक्टर उसे देखेगा तो बौखला उठेगा। जी, इसके लिए मैं भी मजबूर हूँ मेयर साहब। मैंने इस बारे में एक बार उससे बात की थी। हुआ ये कि शहर के सबसे बड़े रईस अपने बच्चे को दाखिल कराने आए हुए थे। उसने उनके आगे इतना बुरा मुंह बनाया कि वो तो उसी वक्त बच्चे को लेकर चलते बने। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका, बड़ी मुश्किल से समझाया उन्हें, नहीं तो वो स्कूल के अध्यक्ष को चंदा देना ही बंद कर देते। लेकिन हुजूर, वो कमबख्त पढ़ाता खूब है। अब इतिहास के अध्यापक को ही ले लीजिए, वो बहुत दूरदर्शी और अपने विषय का पंडित है, लेकिन पढ़ाते वक्त उसे जो बेतहाशा जोश आ जाता है उसका क्या किया जाए। अभी उस दिन की बात है, वो बच्चों को जब तक असीरियनों का इतिहास बताता रहा तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो सिकंदर महान पर आया, बस कुछ ना पूछो, अपनी कुर्सी से कूदा, एक कुर्सी उठाई और जोर से डेस्क पर दे मारी। मैं जानता हूं इस तरह से वो युद्ध का वर्णन कर रहा था। ठीक है, सिकंदर महान एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन इसके लिए स्कूल की कुर्सियां क्यों तोड़ी जाए? जी, आप ठीक कहते हैं मेयर साहब। मैंने भी एक दिन स्कूल का टूटा हुआ फर्नीचर सामने रखकर उसे समझाया, लेकिन उसको तो बस एक ही रट है, क्या आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मैंने तो शिक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने की कसम खा रखी है। और मिटा वो हमें रहा है। जीवन कितना रहस्यमय है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी खतरनाक होता है। अजी, शिक्षा विभाग से तो ईश्वर ही बचाए।
अजी मेयर साहब, ये भी कोई चमत्कार ही है कि मैं इस लाइन में रहकर भी जिंदा हूँ, वरना ये अपनी अकल के आगे किसी की चलने दें। मुआयना, वैसे मुआयना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यूं भेस बदल कर मान लो वो अभी प्रकट हो जाए और कहे, अच्छा मित्रों तुम सब यहाँ जमा हो। हाँ, तो तुम में से हेल्थ ऑफिसर कौन है जी? जरा आपके हालचाल पूछने हैं। और जज साहब आप भी जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। दोस्तों, हमारे लिए तो ये डूब मरने की बात हो जाएगी। कौन? नमस्कार क्या तुम कोई नया समाचार लाए हो पोस्ट मास्टर? मेरा मतलब है कोई खास चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं हुजूर, मैंने तो अभी बॉब चिंस्की से ही ये भयानक खबर सुनी है। तुम्हारा क्या ख्याल है पोस्ट मास्टर? ख्याल क्या है मेयर साहब, लड़ाई है और कुछ नहीं। लड़ाई? जी हाँ, हमारा देश भयंकर युद्ध करने वाला। तुम्हारी बेवकूफी का भी जवाब नहीं है पोस्ट मास्टर। अरे मियाँ, ये हमला हमारे शहर पर हो रहा है। ये चिट्ठी बता रही है कि इस लड़ाई के शिकार हम हैं, सिर्फ हम। जी। मुझे लगता है जरूर किसी ने मेरी शिकायत की है। वैसे मैं डरता मरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नेक कामों का भगवान साक्षी है। जी हाँ, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट जरूर हो गई है। शहर के व्यापारियों ने जरूर मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर राजधानी में जहर उगला होगा। जी हाँ, किसी की शिकायत पर ही इंस्पेक्टर यूं चोरी आ सकता है। देखो पोस्ट मास्टर, ये हमारे तुम्हारे दोनों के हित में है कि इस शहर से बाहर जाने वाली हर एक चिट्ठी को तुम खोल कर देख लिया करो। अगर उसमें हमारी शिकायत जैसी कोई बात नहीं लिखी है तो उसे फिर से चिपका कर या खुली ही आगे भेज दिया करो। और अगर वो समझ गए ना? जी हाँ, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। और इसमें आपके समझाने की बात ही क्या है, मैंने तो बरसों चिट्ठियां खोलने और पढ़ने का धंधा किया है। कुछ चिट्ठियों में तो इतनी मजेदार बातें लिखी रहती हैं कि उन्हें छोड़ने को मन ही नहीं करता। सुनो, कोई ऐसी चिट्ठी तो तुमने नहीं देखी जिसमें पीटर्सबर्ग से अफसर आने की इत्तला हो? जी नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प चिट्ठियां मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। मेयर साहब, काश आपने भी एक आध चिट्ठी पढ़ी होती। वो मनोरंजक बातें, वो लच्छेदार शैली के पढ़ने वाले की तबीयत फड़क उठे। अच्छा? एक लेफ्टिनेंट ने अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिख रखी थी। आप वो चिट्ठी पढ़ना चाहेंगे? शुक्रिया। मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ। मैंने जो सुझाव दिया है उसका तुम्हें ध्यान है ना? ये भी ध्यान रहे पोस्ट मास्टर साहब कि ऐसी हरकतों से तुम्हें जेल जाने में देर नहीं लगेगी। क्या बकते हो ल्यापकिन त्यापकिन? कोई सरे बाजार रिश्वत ले तो बेशक ये बुरा है, लेकिन ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है। आपके सारे मामले व्यक्तिगत ही होते हैं मेयर साहब जी। हाँ, छोड़िए। हाँ, याद आया। क्या? ये बताइए, क्या आप एक बहुत अच्छी नस्ल का शिकारी कुत्ता लेना पसंद करेंगे? मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था। मैं ये भेंट तुम्हें मुबारक हो मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन। मुझ पर मेहरबानी करो। मेरे चारों तरफ तो भेष बदला हुआ इंस्पेक्टर नाच रहा है। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ बैठकर मौज करो और इंतजार करो कि कब दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर। लगता है इंस्पेक्टर जनरल सचमुच ही आ गए हैं। हे भगवान! दरवाजा खोलिए मेयर साहब, दरवाजा खोलिए मेयर साहब। तुम चुप रह सकते हो डॉक्टर की, मेरा बोलना काफी है। पर बॉब चिस्की, मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है। मेयर साहब, दरवाजा खोलिए। ये आप दोनों महाशय हैं। कमाल हो गया मेयर साहब, कमाल हो गया। सपने में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? खबर है, हम लोग होटल में पहुंचे थे कि... हाँ, मैं और डॉब चिंस्की होटल में पहुंचे ही थे कि... बॉब चिस्की, जब मैं बता रहा हूँ तो... अरे पर मुझे ही बताने दो ना डॉब चिंस्की, तुम्हारा कहने का ढंग बहुत ही बचकाना है। लेकिन तुम बीच में भूल जाओगे। तुम्हें आज तक कोई चीज याद रही? अरे जहाँ मैं भूल जाऊँ मुझे बता देना। क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। यहाँ पहले ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुन लिया ना डॉब चिंस्की? लीजिए मेयर साहब, मैं शुरू से सारी बात सुनाता हूँ। सुबह आपसे वो अहम खबर सुनकर मैं कोरोवोकिन को बताने के लिए गया, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं था। मैंने सोचा रूस्ताकोविंस्की को ये समाचार दे दूं, लेकिन वो भी अपने साली की शादी में बाहर गया हुआ था। मैं वापस आ ही रहा था कि मेरी मुलाकात डॉबचिंस्की से हो गई। समोसे वाले की दुकान के पास? हाँ, समोसे वाले की दुकान के पास। लेकिन इससे ये खबर आपकी नौकरानी अवधोत्या से पहले ही मिल चुकी थी। वो आबकारी की दुकान पर कुछ लेने गई थी। मेयर साहब के लिए फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी। हाँ, फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी। बीच में मत टोको डॉबचिंस्की। इसने मुझसे कहा कि मारे भूखे इसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए होटल में ले गया। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो एक लंबा तगड़ा खूबसूरत नवयुवक सूट बूट पहने हुए डॉबचिंस्की, तुम बार बार टोकते हो, ये बहुत बुरी आदत है। तो हाँ साहब, सूट बूट पहने हुए खूबसूरत नौजवान कमरे में चहलकदमी कर रहा था। रोबीला गंभीर चेहरा, जैसे कोई बहुत अहम बात सोच रहा हो। मैंने छूटते ही डॉबचिंस्की से कहा,
हो न हो ये वही आदमी है। हम दौड़े दौड़े होटल के मालिक के पास गए। उसने बताया ये कोई सरकारी मुलाजिम है, पीटर्सबर्ग से आया है और सारातोव की तरफ जा रहा है। इसका नाम इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्टकोव है। लेकिन अजीब शैतान आदमी था वो भी। 2 हफ्ते से उनकी रोटियां तोड़ रहा था और उनकी शादी पर मूंग तल रहा था। न होटल से निकलने का नाम ले और न उनके बिल के चुकाने का नाम ले। होटल मालिक की बात सुनकर मैं तो जैसे उछल पड़ा। मैंने डॉबचिंस्की से कहा, पकड़ा, ये वो आदमी। नहीं बॉब, पहले मैंने ये कहा। अरे हो सकता है पहले तुमने कहा, लेकिन फिर मैंने भी तो कहा था। यही है वो पीटर्सबर्ग का अफसर। कौन सा अफसर? अरे भूल गए मेयर साहब? अजीब, पीटर्सबर्ग का अफसर, क्या यानी इंस्पेक्टर जनरल। क्या? नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता? वही है मेयर साहब, वही है। वो होटल में एक पैसा नहीं देता, वहां से जाता भी नहीं। इतनी हिम्मत एक इंस्पेक्टर जनरल की ही हो सकती है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं। एक बड़े अफसर की तरह वो हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था। हम लोग जब खा रहे थे तो उसने जिस ढंग से हमारे खाने की तरफ देखा, वो पैनी नजर एक इंस्पेक्टर जनरल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर सचमुच वो इंस्पेक्टर जनरल ही है तो फिर तो भगवान ही हमारा मालिक है। बॉबचिंस्की, तुमने उसका नाम क्या बताया? इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्टकोव। उसके कमरे का नंबर क्या है? नंबर 4, जहाँ पिछले साल कमेटी के अफसरों में मारपीट हुई थी ना। और उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? 2 हफ्ते। मारे गए, अब क्या होगा? मेरा एक सुझाव है मेयर साहब। क्या? हम सब मिलकर इंस्पेक्टर साहब का स्वागत करने के लिए। नहीं, मैं अकेला ही वहां जाऊंगा, अकेला। आप लोग तो वहां जाकर ठूंठ की तरह खड़े हो जाएंगे। डॉबचिंस्की, तुम बता रहे थे कि इंस्पेक्टर नव युवक सा लगता है। जी हाँ, मुश्किल से 23-24 साल का होगा। ओह, ये भी गनीमत है। नौजवान अफसरों को उल्लू बनाना आसान है। अच्छा साहिबान, आप लोग फटाफट सब चीजें ठीक ठाक कर लीजिए, समझे आप? मैं होटल का दौरा लगाने और यात्रियों की सुख सुविधा मालूम करने का बहाना कर इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। मिश्का। जी हुजूर। गाड़ी तैयार है? जी तैयार है। प्रहरात कहाँ है? हुजूर वो आज ड्यूटी पर नहीं है। क्यों नहीं है? जी वो रात आबकारी वाले नुक्कड़ पर पहरा दे रहा था। सुबह जब ड्यूटी से लौटा तो नशे में धुत था। 2-3 टब पानी डाले जाने पर भी उसका नशा ज्यों का त्यों है। तुम लोग सिपाही नहीं हो, बादशाह हो, बादशाह। तुम भरकर अंदर जाओ। नहीं, ठहरो, भरो और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को बुला लो, समझे? जल्दी। अभी जज साहब, मेरा ख्याल है कि अब चलकर सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए। अबे तुम्हें क्या फिक्र है हेल्थ अफसर साहब? मरीजों को साफ वर्दी पहना दोगे, सब ढक जाएगा। जी हाँ, और अस्पताल के कोने कोने से जो बदबू के झोंके आते रहते हैं, उसे आप किस तरह से? बदबू तो जनाब मेरी अदालत से भी बहुत आती है, पर मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है। डर ये है कि कहीं इंस्पेक्टर साहब ने भूले भटके कागज पर नजर डाली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पिछले 15 साल से मैं फैसला देता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कसम खाने को भी कभी कागज पर नजर नहीं डाली और न पढ़ा। चिंता मत करो मित्रों, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें इनाम दिए बिना नहीं रहेंगे। हाँ। कौन है? कौन? हुजूर, आपने मुझे याद किया? आ गए आप पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब। पलक झपकते देर नहीं होती कि आप ना जाने कहां उड़नछू हो जाते हैं। ये आलम है हमारे शहर के सम्मानीय पुलिस सुपरिंटेंडेंट का। मगर हुजूर, मैं तो बाहर के गेट पर ड्यूटी दे रहा था। सुनिए, इस शहर के मुआयने के लिए पीटर्सबर्ग से अफसर आ पहुंचा है। आपको सारा इंतजाम करना है। जल्दी से किसी लंबे तगड़े सिपाही को नई वर्दी पहनाकर पुल पर खड़ा कर दीजिए, समझे? ताकि अफसर पर रौब पड़ जाए। शहर का सारा कूड़ा किसी बुत या किसी स्मारक के पीछे फेंकवा दीजिए। शहर के एक किनारे कुछ खुदाई करवा दीजिए और मजदूरों को हिदायत दे दीजिए कि मिट्टी इधर उधर करते रहें, जिससे ये लगे वहां जमीन बराबर की जा रही है। जी, बहुत अच्छा। और हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अफसर ने किसी पुलिस वाले से सवाल किया तुम अपनी नौकरी में खुश तो हो, तो उसे तुरंत उत्तर देना चाहिए, जी आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं। ऐसे आदमी को बाद में सचमुच संतुष्ट करने पर विचार किया जाएगा। जी, मैं इस बारे में अभी एक नोटिस घुमवा देता हूं। एक बात और है, अगर कोई पूछे कि अभी तक अस्पताल में गिरजा क्यों नहीं बनवाया गया, जबकि इसके लिए 5 साल पहले ही चंदा इकट्ठा कर लिया गया था, तो उसका जवाब यह है कि गिरजाघर बना था लेकिन उसमें आग लग गई, समझे आप? मैंने इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भी भेज रखी है। डर यही है कि तुम में से कोई बेवकूफ कहीं ये ना कह दे कि गिरजे का निर्माण तो कभी शुरू ही नहीं किया गया। अब मैं जाता हूं। डॉबचिंस्की, तुम मेरे साथ चलो। जी बात। मेयर साहब, मुझे भी साथ ले लीजिए। समझदारी की बात करो बॉबचिंस्की, गाड़ी में 2 ही आदमियों की जगह। कोई बात नहीं, मैं पायदान पर ही खड़ा खड़ा चला जाऊंगा। दरअसल मैं भी दरवाजे की दरार से अफसर और आपकी भेंट देखना चाहता हूं। अच्छा, आइए चलिए। सुनिए। अरे पापा तो चले गए मम्मी। और क्या मारिया, ये देर सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। मम्मी, मेरा नेकलेस कहाँ रखा है? मम्मी, मेरे हेयर पिन नहीं मिल रहे। मम्मी, क्या अफसर आ
अब हम अफसर को कैसे देखेंगे? तू क्या देखेगी? तुझे तो पोस्ट मास्टर को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलती। न जाने पापा का अफसर कैसा होगा। मेरा दिल कहता है वो बहुत सुंदर होगा। धत तेरे की, हमें पीटर्सबर्ग से चले 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक आधे रास्ते में अटके भी। लेकिन हमारे मालिक साहब को इसकी कोई फिक्र ही नहीं। उन्हें कोई काम, न काज, न नौकरी, न चाकरी, उन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है। और से इवान अलेक्जेंड्रोविच इलेस्तकोव के लिए, यानी हमारे लिए शानदार होटल का शानदार कमरा बुक कर लो। आज से जल्दी से प्यारे को खाना लाने के लिए बोलो, लेकिन ध्यान रहे खाना एकदम लजीज हो। हमें घटिया खाना खाने की आदत नहीं। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अरे कभी इधर उधर से पैसे आ भी गए तो साहबजादे को जैसे पर लग जाते, फौरन बड़े बड़े आदमियों को जा घेरेंगे और जुए में तब तक जुटे रहेंगे जब तक जेब में आखिरी सिक्का रहेगा। हाँ, अरे कई बार मालिक जेबें गर्म करके भी आते हैं, तब मैंने भी खूब गुलछर्रे उड़ाए, कुछ ना पूछिए। हाँ, खूब दावतें खाई हैं, बढ़िया कपड़े पहने। मैं और मालिक बाजार से निकलते हैं तो दुकानदार सिर झुका झुका कर स्वागत करते हैं। आइए आइए श्रीमान, हमारी दुकान पवित्र कीजिए। ओह, आज तो भूख के मारे ठीक से हंसा भी नहीं जा रहा, और होटल का मालिक है कि हमारी तरफ देखता तक नहीं। इतने जोर की भूख लगी है कि मालिक आ गए। मालिक, आज तो आप शहर से जल्दी वापस आ गए। नीचे जाकर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। मालिक, ये काम मेरे बस का नहीं है। क्या? मालिक, मेरा मतलब है मेरे जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। होटल के मालिक ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक आप उसका पिछला बिल नहीं चुका देते वो हमारे खाने की छुट्टी रखेगा। उसकी शे मजाल कि हमें खाना देने से इनकार करे। जी, उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो शहर के मेयर के पास हमारी शिकायत लेकर जा रहा है। कहने लगा मैं मेयर साहब को बताऊंगा कि पीटर्सबर्ग का एक उचक्का लफंगा अपने नौकर के साथ 2 हफ्ते से मुफ्त मेरे होटल की रोटियां। और तुम बहुत चाव के साथ ये सब सुनते रहे। सुनना ही पड़ा मालिक। मुझसे कहने लगा फिक्र ना करो बच्चू, कल से तुम्हें जेल की रोटियां मिलेंगी। बस भी करो, जाओ एक बार फिर उसे खाना भिजवाने के लिए बोलो। मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए ना। मैं? हाँ। मैं ऐसे घटिया आदमी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। अच्छा, आप कहते हैं तो एक बार फिर बात करता हूँ। इतनी भूख लगना भी मुसीबत है। इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्तकोव, तुम भी किस भूखे शहर में आकर फंस गए। यहाँ तो रहने का मजा ही नहीं आ रहा, पर यहाँ से निकलें भी कैसे? जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और उधर सारा तो में बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबा समझते हैं मैं पीटर्सबर्ग में किसी अच्छी खासी नौकरी में हूँ, और हमें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि नौकरी किस बला का नाम। मालिक, लीजिए वेटर खाना लेकर आ गया। खाना? जी। यानी कि खाना? खाना? हमारे मालिक ने कहा है आज के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा। भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक। मेरा मतलब है मित्र, पैसा वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। मुझे खाने का इतना चाव नहीं है, लेकिन इसलिए खाता हूं क्योंकि मुझे खाना है। हाँ जी जी। खैर छोड़ो। शे क्या? सिर्फ सूप और मुर्गा? शे क्या बदतमीजी है? इसे ले जाओ और अपने मालिक से कहो ये बहुत कम है। मालिक कहते हैं ये जरूरत से ज्यादा है। बकता है। और बाकी चीजें कहाँ गई? मछली, कलेजी, कटलेट और वो अचार चटनी? बाकी चीजें नहीं है। क्यों नहीं? अरे मैंने ऊपर आते हुए खिड़की से झांक कर देखा था तो पिद्दी से ग्राहक उंगलियां चाट चाट कर दुनिया भर की चीजें हड़प रहे थे। अजीब ऊंचे ग्राहकों के लिए हैं, आप जैसों के लिए नहीं। बको मत, मेरे गले में वो चीजें अटकती? वो लोग भी तो मुझ जैसे मुसाफिर हैं। फर्क है हुजूर, वो नकद दाम देते हैं और आप। मैं इतनी ग़िज़ा नहीं खाता कि तुम जैसे जाहिल गंवार से बहस कर सकूं। ये सूप है जैसे गर्म पानी में नमक खोल दिया गया। कोई बात नहीं हुजूर, मालिक ने कहा था आपको जरूरत ना हो तो वापस ले आना। वापस ले आना? लो आसिफ, बाकी तुम पी लो। बहुत अच्छा। ये मुर्गा बना मुंह में रखते ही जबड़ा अलग हो जाए जैसे किसी पेड़ का ठूंठ हो। लो आसिफ, थोड़ा तुम भी लो। मैं अब जा सकता हूँ? सुनो मित्र, खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आसिफ, तुम बेटो जी के साथ चले जाओ। ये खाना है, सूप की जगह उबला पानी और गोश्त। मालिक नीचे मेयर आया हुआ है और आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रहा है। क्या? जी हाँ। आखिर उस बदमाश ने मेयर के पास मेरी शिकायत करी थी। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा।
मेयर की क्या मजाल कि मुझे जबरदस्ती जेल भेजे। मैं उसे ऐसी झाड़ दूंगा कि याद रखेगा। तुम्हारी ये हिम्मत हुई कैसे? तुम्हारी ये मजा। श्रीमान, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप भी मेरी नमस्ते लीजिए। क्षमा कीजिएगा, बिना पूछे ही चला। नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल शहर के मेयर की हैसियत से ये मेरा पहला फर्ज हो जाता है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखूं, उन्हें किसी भी तरह। लेकिन आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो होटल की कौड़ी चुका दूंगा। दरअसल शरारत तो होटल के मालिक की है। वो मुझे जानबूझकर घटिया खाना देता है, मांस ऐसा जैसे पत्थर के टुकड़े हों, और सूप भगवान ही जाने उसमें क्या डाला जाता है। मैंने अभी उसे खिड़की से बाहर फेंका है। चाय में मछली की बू आती है, और ऊपर से वो मुझे धमकी देता है कि मुझे वो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हुजूर, बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे सच बताऊं, उसमें मेरी जरा भी गलती नहीं है। हमारा शहर तो ताजे गोश्त के लिए मशहूर है। ताज्जुब है ये आदमी कहां से कूड़ा उठा लाता है। दरअसल ये होटल आपके रहने लायक है भी नहीं। मैं आपसे कहीं और चलने की प्रार्थना कर सकता हूँ? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खूब समझता हूँ कहीं और से आपका मतलब क्या है। आप इस बहाने मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे जेल ले जाने का क्या अधिकार है? भगवान, ये तो सब जानता है। जरूर किसी ने इससे मेरी शिकायत। जनाब, आप पूरी फौज लेकर आइए तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीधा जार के पास जाऊंगा। आप लोग मुझे समझते क्या हैं? ऐसा ना कीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे हुजूर। खूब। तो आपके बीवी बच्चों को बचाने के लिए मैं जेल चला जाऊं? माफ कीजिए, मैं भी सब जानता हूं। मुझसे गलती हुई हुजूर। दरअसल मुझ में अक्ल की बहुत कमी है। और क्यों ना हो हुजूर, तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि सारा दिमाग उधर सोचने में ही खत्म हो जाता है। तभी तो भूले भटके रिश्वत लेने की गलती हुई है हुजूर। लेकिन विश्वास कीजिए, रिश्वत में भी हमेशा छोटी मोटी चीजें ही ली हैं मैंने। और वो जो आपने वो देखी ना, हवलदार की विधवा को कोड़े लगाने वाली बात सुनी होगी ना, वो बिल्कुल झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है। मेरे दुश्मनों का गढ़ा हुआ किस्सा है। और हुजूर आपसे क्या कहूं, इन दुश्मनों से तो मुझे अपनी जान का भी खतरा हो गया। मुझे इन बातों से क्या लेना देना, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं होटल का एक पैसा चुका दूंगा, पर इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी में नहीं है। धूर्त कहीं का, किस चालाकी से पैसे की बात छिड़ी है। पर बच्चों, मैं भी तुझे अपने जाल में फांस कर ही छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा हुजूर, अगर आपको पैसों की दिक्कत हो तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूँ। शहर में आने वाले प्रत्येक यात्री की सेवा करना तो मेरा ठीक है। आप मुझे कुछ रूबल उधार दे दीजिए ताकि मैं होटल का बिल दे सकूं। मेरा ख्याल है 200 रूबल में काम चल जाएगा। ये लीजिए। गिनने के कष्ट नहीं कीजिएगा, पूरे 200। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वापस जाते ही भिजवा दूंगा। अरे आसिफ डॉब्जिंस्की, शुक्र है इतने पैसे चुपचाप ले लिए इसने। मैंने भी समझदारी की, 200 की जगह 400 रूबल दे दिए। आसिफ, वेटर को बुला लाओ। जी अच्छा। इंस्पेक्टर जनरल गोगोल के इस प्रसिद्ध नाटक के हिंदी रेडियो रूपांतरण का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार थे शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।